तो नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट लिखाता हूँ, है ना, माइनस एम वालों के लिए। सर स्क्रॉल कर दो हाँ? ना सर, स्क्रॉल कर दो ना सर थोड़ा। क्या सर स्क्रॉल कर दो ना, ऊपर या नीचे? सर नीचे, हाँ सर बस।
नोट कर लिया सभी ने? यस सर। देखो एक और एग्जांपल लिखते हैं, नोट के फॉर्म में लिखते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, benzene derivatives containing -M group, comma, the electrophile attacks at meta position. Hence, -M groups are called meta-directing groups. Hence, -M groups are called meta-directing groups. ठीक है, देखो कैसे। सपोज तुमने NO2 लिया हुआ है, ठीक है, तुमने NO2 लिया हुआ है, ठीक है, NO2 लिया तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा? मैं एक थोड़ा ऐसे लेमैन की तरह समझा रहा हूँ, क्योंकि एक साथ नेगेटिव चार्ज तीन नहीं आ सकते, बट नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है? सॉरी, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ सकता है? सारे बनाते हैं। एक तो ऑर्थो पे आ सकता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तीन पॉसिबिलिटीज है बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल के सर पे कैसे चार्ज है? ये भी पॉजिटिव चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा, बट इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अच्छा, ये कहाँ अटैक कर सकता है फिर बताओ? क्या पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे? आंसर इज नहीं सर, नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल का एक ही चीज बची, बेचारा या तो यहाँ अटैक या फिर यहाँ से ही। इसीलिए बोलते हैं कि these are meta directing groups। ठीक है, तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? ठीक है, NO2 लिया है मैंने, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, क्या बनेगा? एक्चुअली ये जो -M वाले ग्रुप होते हैं, इन्हें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन कम कर देते हैं। ठीक है सर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए ना वो। कैसे न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए? अभी मैंने क्या लिखा ऊपर? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना, समझा कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ गया? न्यूक्लियोफाइल की हम बात बाद में करेंगे, ठीक है, बट अभी ये समझो कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो कहाँ अटैक करेगा? इट विल अटैक एट मेटा पोजीशन इन केस ऑफ -M ग्रुप्स और ऑर्थो पैरा पोजीशन इन केस ऑफ +M ग्रुप्स। ठीक है ना, क्लियर है? अब हमने क्या लिखा है? इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन +M groups are ortho and para directing groups for electrophiles. Why? Because positive charge कहाँ आ रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है। सॉरी, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जो रिपेल करेगा इलेक्ट्रोफाइल। अभी क्लियर है? इतना लिख लो सब लोग। अच्छा, तुम में से कोई बता सकता है कि मैंने न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं लिया अभी? जिन्होंने थोड़ा सा एल्किल हैलाइड पढ़ लिया है ना, इंटीग्रेटिव वाले बच्चे। रिया कृष्ण, तुम बताओ बेटा, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं लिया मैंने यहाँ पे? सर क्योंकि वो न्यूक्लियस का होता है। क्या कह रही है?
क्योंकि वो न्यूक्लियस नहीं समझा मैं। सर अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल लेते तो फिर वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाता, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है खुद। एक्चुअली जो बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, है ना, शायद ये बात हाइड्रोकार्बन में पड़ी हो या मे भी नहीं पड़ी हो, जरूरी नहीं है, 11th में नहीं बताते बच्चों को। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यार ये पहले तो ये म्यूट करो अपना सब लोग। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ये बहुत कॉमन नहीं होती है बेंजीन डेरिवेटिव्स के लिए, ये बात हम ध्यान रखेंगे, है ना। बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केसेस में वी सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन केस ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, है ना। ये बात मैं लिख रहा हूं नोट के फॉर्म, ठीक है, अभी लिख देते हैं हम लोग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, nucleophilic substitution reactions are very rare in case of aromatic compounds, in case of benzene derivatives लिख दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि होती नहीं है, होती है और हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बट बहुत रेयर होती है। रेयर रेयर का मतलब 100 में से एक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, बाकी 99 क्या होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ रही बात? क्लियर है बच्चों को? ठीक है, इतना लिख लो सब लोग। इसका कारण यह है कि जो ग्रुप लगा है न्यूक्लियोफाइल की तरह बेंजीन रिंग से, वो खुद ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, उसका जो बॉन्ड है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। जैसे एक छोटा एग्जांपल देखो, है ना, मैंने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन में लोन पेयर होंगे, यस और नो? यस सर। यस सर। तो क्या क्लोरीन रेजोनेंस में जाएगा? जाएगा सर। जाएगा। तो क्या क्या मैं बोल सकता हूँ बेंजीन और क्लोरीन की दोस्ती बहुत स्ट्रांग हो जाएगी? क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इससे गर्दन काटना बहुत मुश्किल होगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा, देखेगा कि भाई बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग फ्रेंडशिप है, लड़ाई लगवाना मुश्किल है, तो न्यूक्लियोफाइल शांति से वापस चला जाएगा, जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाएगा, ठीक है, और कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, जब दो फ्रेंड्स के बीच में ज्यादा स्ट्रांग फ्रेंडशिप है तो कोई थर्ड पर्सन आके उनके बीच में लड़ाई नहीं लगवा सकता है ना। समझ में आ रहा है ना? तो उनके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना क्या है? बहुत मुश्किल है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ नहीं होगी। पर तुम कहोगे सर नहीं, हमें करानी है, जबरदस्ती करानी है, तो जबरदस्ती कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ और ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे माइनस एन वाले, जो इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है, बट वो बात की बात है, अभी के लिए समझ लो नहीं होती, बहुत रेयर होती है, ठीक है, इतना नोट कर लो सब बच्चे। यार हम बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होंगी, क्यों नहीं होंगी, ये सब चीजें पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको ध्यान से पढ़ो, और जो भी डाउट्स हैं पूछो, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, सब मस्त है ना, लॉकडाउन के मजे उड़ा रहे हैं, खूब मूवी देख रहे हैं ना, पूरा अमेजन प्राइम खत्म हो चुका है, बट पढ़ाई नहीं कर रहे। कई लोग तो ऐसे हैं जो नोट्स भी नहीं बना रहे, तो कम से कम डाउट्स पूछो, है ना। कुछ ऐसे क्लास के अलावा डाउट है तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। समझ रहे हैं सभी लोग? कुछ नहीं समझ रहे हैं? बोलो सर हम क्लास में नहीं सुनते आपकी, ऐसे यस सर। ऐसे कंप्यूटर कैसे? समझ रहे हैं। चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर डाउट है क्या? सर, ये जो न्यूक्लियोफाइल है हम्म उसे तो मेटा पे अटैक करना है, तो डबल बॉन्ड से क्या फायदा, मतलब क्या प्रॉब्लम होगी उसको? अच्छा, ऑर्थो मेटा पैरा की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बट क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को तो सीधे वापस आना है। सुन तो ले मेरे बच्चे, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को हटाएं और किसी को लगाएं, ठीक है। तो चलो तुमने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। हमने यहाँ पे एक्चुअली H को हटाया था और E को लगाया था, समझ रहे हो ना। ये थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। समझ रहा है ना? तुमने क्या किया?
हमने H को हटाया और E को लगाया, यही हुआ यहाँ पे। बट यहाँ पे Cl को नहीं हटा सकते और Nu को नहीं लगा सकते। या तुम जो बोल रहे हो ना ऑर्थो या मेटा पे, तो वहां पे भी रिएक्शन नहीं होगी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि H जो हटेगा तो किस फॉर्म में हटेगा, H प्लस के फॉर्म में। बट वहां तुमने लगाना क्या है, Nu माइनस, तो वहां पे मतलब चार्जेस का गड़बड़ी हो जाता है एक तरीके से, ऐसे समझ लो। जब यहाँ से H निकला किस फॉर्म में निकला होगा, H प्लस के फॉर्म में, और यहाँ क्या चार्ज आया होगा पता, यहाँ चार्ज आया होगा माइनस, ठीक है। तो E प्लस का अटैक करना क्या होगा, इजी होगा। बट यहाँ पे H हटा के हम Nu नहीं लगा सकते, क्योंकि Nu पे भी माइनस चार्ज है, माइनस माइनस रिपल करेंगे। समझ पा रहे हो ना? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि हमें एक न्यूक्लियोफाइल हटाना है और वहां पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाना है, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, समझे या नहीं? हाँ सर। हाँ, H भी हटा के तुम नहीं लगा पाओगे Nu, क्योंकि H हटेगा तो H प्लस के फॉर्म में हटेगा, ठीक है, और वहां पे फिर Nu माइनस फिट ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक। हाँ सर। चलो इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं रेजोनेंस के, है ना। नेक्स्ट डालो आप लोग एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, comparison of acidic strength of the organic compounds। हम क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं ना, या फिर रिलेटिव लिख देते हैं तो ज्यादा समझ में आए। कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, किसी को याद है कि प्लस आई वाला लगा होता था तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती थी, माइनस आई वाले से क्या होता था, बोलो। सो माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती थी। एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिक्रीज होती थी, राइट। हाँ सर। और यहाँ पे क्या होता था, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इंक्रीज। सबको याद है, अगर माइनस आई या माइनस एम लगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और प्लस आई प्लस एम लगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, राइट, यही था। यस और नो? यस सर। तो जो चीज माइनस आई शो कर रही थी वही माइनस एम शो करेगा, जो प्लस आई शो कर रहा था वही प्लस एम शो करेगा, है ना। दोनों बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर होगा, ठीक है। तो बिफोर राइटिंग एनी एप्लीकेशन मैं तुम्हें कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता रहा हूँ, उसी को हम बाद में जस्टिफाई करेंगे ये कैसे आया, ठीक है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स, तो बता सकता है कौन सा है जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है? हाँ? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ये कौन बोला? सल्फ्यूरिक एसिड। प्रतीक, गलत है बेटा, फिर से सोच के बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। H3PO4। अरे यार, हम बात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कर रहे हैं, तुम इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, फिनॉल है, अल्कोहल है, ईथर्स हैं, है ना, इस टाइप की कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। सल्फोनिक एसिड, H2SO4। हाँ, H2SO4। कौन है H2SO4 वाला? अभिषेक। अरे यार मालिक, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तुम ऐसा करो ना, फिर से 11th में एडमिशन ले लो अभिषेक, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इधर देखो, मैं बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखो। जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो है RSO3H, है ना। RSO3H नथिंग बट सल्फोनिक एसिड। RSO3H इज नथिंग बट सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक के बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, ठीक है। RCOH के बाद आता है H2CO3। आप बोलोगे सर ये तो इनऑर्गेनिक एसिड है, बट ये मैंने सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए लिखा है, ठीक है। इट्स एन ऑर्गेनिक एसिड, बट मैंने सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए लिखा है। इससे जो कम एसिडिक है दैट इज PHOH। PHOH बोले तो फिनॉल, ठीक है।
फिनॉल के बाद जो नेक्स्ट है वो है CH3OH। CH3OH का नाम क्या है बेटा? मिथाइल मिथानॉल और मिथाइल। यस, इट्स मिथेनॉल। ये नाम मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, मेथनॉल के बाद जो है आता है H2O। H2O सबको पता है, पानी की एसिडिक स्ट्रेंथ है। उसके बाद है ROH। ROH का मतलब एनी अल्कोहल। मेथनॉल एक एक्सेप्शन था, या मैं लिख देता हूँ इट इज एक्सेप्शन। ठीक है, मेथनॉल के अलावा जितने भी अल्कोहल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ आएंगे? पानी के बाद आएंगे। दुनिया के सारे अल्कोहल्स पानी से कम एसिडिक हैं, बट मेथनॉल पानी से ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ROH के बाद आएगा हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज अल्काइन। ठीक है, अल्काइन के बाद आएगा NH3। NH3 के बाद आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। उसके बाद आएगा CH4, जो लास्ट है वो CH4। तो ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम बोलेंगे डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे बेटा? दिस ऑर्डर इज नथिंग बट डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। सर ईस्टर्स और ईथर्स को नहीं लेंगे हम लोग? अभी नहीं ले रहे, जरूरत नहीं है। एस्टर्स और ईथर्स को लेने की जरूरत नहीं है। जो यार देख, ईथर में तो H निकलेगा नहीं, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे ही बहुत नेग्लिजिबल के आसपास होगी, है ना, समझ रहे हैं ना। और एस्टर में भी H नहीं निकलता। ठीक है, सर फिर भी मतलब H2 के आगे ही होगा ना? हाँ, H2 के बाद, H2 के आई वुड से अल्काइन के भी बाद आएंगे ईथर एस्टर, है ना। अगर इनमें एसिडिक बिहेवियर थोड़ा होगा भी तो अल्काइन और अल्कीन के भी बाद में आएंगे। ठीक है, अभी मैंने जो भी कंपाउंड लिए हैं, ऐसे सारे कंपाउंड लिए जिसमें H+ रिलीज हो सकता है। ठीक है, जैसे अमोनिया है, अमोनिया क्या करेगा? H+ निकालेगा, NH2- बनाएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH जब ब्रेक करेगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड C- बनाएगा, H+ देगा। CH2 डबल बॉन्ड CH+ होगा, H- निकलेगा, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH- होगा, H+ निकलेगा। तो ये जो भी कंपाउंड्स हैं सब H+ रिलीज करने वाले हैं। ठीक है, आप एक काम करो, इस एसिडिक स्ट्रेंथ को कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लो। कॉपी का जो इंडेक्स पेज होता है ना, उस पे लिख लो अभी के लिए, क्योंकि मैं क्लास में बार बार पूछूंगा और तुम्हें याद होगा नहीं, मुझे पता है। तो कॉपी के इंडेक्स पेज पे अभी लिख डालो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, अपनी कॉपी के इंडेक्स पेज पे अभी लिख डालो सब। ये जो वैल्यूज है, दीज आर बेस्ड ऑन K वैल्यूज। These are based on K values। हमने सबकी K वैल्यूज निकाली और उसके बेसिस पे लिखा है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स को हम अपने नॉर्मल मेथड से कंपेयर कर पाएंगे, है ना। और कुछ वैल्यूज जैसे H2CO3 उसका तो प्योरली K वैल्यू के बेसिस पे लिखा है। K क्या होता है? K होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये आयनिक में पढ़ाया था शायद पहले, सबको याद है ना। H2CO3 का नाम क्या है वैसे बाय द वे बच्चों? H2CO3 का, फॉस्फोरिक एसिड। हाँ, सर किसका? H2CO3 का नाम क्या है? सर कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, वेरी गुड।
देख लिया बेटा सबने? Yes, sir. चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक चीज सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, 5000 रुपीज का नोट है ये। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं कि किसी भी, जैसे कोई चीज स्टेबल हो, है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं स्टेबिलिटी ऑफ एसिड, तो कोई एसिड ज्यादा स्टेबल है तो वो वीक होगा या स्ट्रांग होगा? बताओ। वीक होगा। Weak होगा। यस, वीकनेस ऑफ, मतलब कोई एसिड जितना स्टेबल है वो उतना ही वीक होगा क्योंकि वो ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल CH3COH जब ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है? CH3COH, सॉरी CH3CO माइनस, साथ में H। अब एसिडिक एसिड जितना वीक होगा उतना कम ब्रेक होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा बोल सकते हैं? जितना स्टेबल होगा उतना ही वीक क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, ये ऐसा बोल सकते हो आप बेस के बारे में बोल सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ बेस इज प्रोपोर्शनल टू वीकनेस ऑफ बेस। बोल सकते हैं हम लोग ये बात? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? बताओ। No, sir. ठीक है, अगर बेस स्टेबल है तो वो वीक है, अगर एसिड स्टेबल है तो वो भी वीक है, और जितना अनस्टेबल है उतना क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ये सुनो, एसिड जितना अनस्टेबल होगा उतना ही स्ट्रांग होगा। क्या स्टेटमेंट बोल सकता हूं मैं? Yes, sir. यस बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर एसिड जो है वो अनस्टेबल है तो वो स्ट्रांग होगा, स्टेबल है तो वो वीक होगा। ठीक है, एक चीज और देखना, जैसे मैंने आपको बताया था Ha गिव्स यू H प्लस प्लस A माइनस, है ना? तो अगर हमारा A माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, A माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो Ha कैसा एसिड होगा? वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा? Strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या कौन अभिषेक बोल रहा है? अगर A माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो Ha क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड Weak होगा, acid. वीक एसिड? हाँ, Weak acid होगा। क्यों होगा वीक एसिड? You क्योंकि ये कंजुगेट वाले में रूल लिखा था मैंने, क्या लिखा था? conjugate है। हाँ स्ट्रॉन्गर sir. द एसिड, वीकर इज द कंजुगेट बेस, है ना? तो ये वीक एसिड हो जाएगा क्योंकि ये एसिड था और इसका कंजुगेट बेस था। कौन सी थ्योरी थी ये? बोलो। Bronsted-Lowry. यस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, किसी एसिड का जो कंजुगेट है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो एसिड क्या होगा? वीक होगा। उल्टा भी है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता तो कंजुगेट बेस क्या होता? वीक होता। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग है वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल Unstable होगा। ये अनस्टेबल होगा और ये क्या होगा? स्टेबल होगा। उल्टा सोचते हैं। Stable. हाँ, उल्टा सोचते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे है ना थोड़ा कई सारी चीजें मैं एक साथ बता रहा हूँ, बट सब कुछ बहुत इजी है यार, इतना कुछ है नहीं है ना। एक और एसिड लिया मैंने, इस बार मैंने HB ले लिया। HB ने जब ब्रेक किया तो H प्लस दिया और साथ में क्या दिया? B माइनस दिया। ठीक, अगर मैं बोल दूं कि ये एसिड था और ये सब कंजुगेट बेस था, ठीक है, अगर ये वीक बेस होता, अगर ये वीक बेस होता तो एसिड क्या होता? स्ट्रॉन्ग एसिड। Strong acid. ऐसा बोल सकते हैं? तो अगर वीक बेस है तो स्टेबल होगा, Yes sir. है ना, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Unstable अनस्टेबल। होगा। ऐसा बोल सकते हैं? बोलो बच्चों। Yes sir. तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं लिख रहा हूँ, more is the stability of conjugate base, comma stronger is the acid, है ना? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, more is the stability of conjugate base, comma stronger will be the acid। क्या बात हजम हो रही है? मैंने जो यहाँ पे लिखा है, मैंने कहा ये स्टेबल है तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। बस इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया कि मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, कॉमा स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। क्या ये बात हजम कर पा रहे हैं बच्चे हमारे? यस और नो? Yes आवाज sir. नहीं आ रही है।
बताओ। यस लिख के भेज सकते हो चैट पे। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस कॉमा स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। क्या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? फिर से एक्सप्लेन करूं? अच्छा फिर से कर देते हैं। तुझे अगर ब्रोस्टेड-लॉरी थ्योरी याद है तो मैंने क्या कहा था, किसी एसिड से एक H+ निकाल दो तो उसका कंजुगेट बेस बन जाता है, याद है? यस और नो? किसी एसिड मैंने HA लिया, इसको मैं और कलर से दिखा रहा हूँ। मैंने एसिड क्या लिया? HA लिया। HA से जब H+ निकाला तो क्या बना? A- का कंजुगेट बेस बन गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बेस जितना स्ट्रांग होगा, बेस जितना स्ट्रांग होगा एसिड उतना ही क्या होगा? वीक होगा। इसी का उल्टा ही बोल सकते हैं, बेस जितना वीक होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। अब मैंने रिलेशन क्या यूज किया? मैंने रिलेशन यूज किया ये वाला कि बेस जितना स्टेबल होगा उसका एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। उसमें क्या डाउट है बताओ, है ना? कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। ये क्लियर है ना? बोलो मेरे बच्चों। यस यार, एक आदमी ने कहा यस सर, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया ऐसा लग रहा है मुझे। कितने लोग समझ में आ गया? चैट में लिख के भेजो यस समझ में आ गया ऐसा, अंडरस्टूड लिख के भेजो चैट में। दो रिप्लाई बस, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोगों को समझ में आया बस। चलो ठीक है, इतना नोट कर लो फिर अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, सब लोग नोट करो, काफी लोगों को समझ में आ गया ऐसा लग रहा है मुझे। ये बात नोट कर लो सारे लोग। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस कॉमा स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। निकलेस भी ने, चलो आगे देखो। अब जो हमने ऑर्डर लिखा था उसी को हम जस्टिफाई करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस सल्फोनिक एसिड है ना, RSO3H, ठीक है? तो ये कार्बोक्सिलिक है और ये सल्फोनिक है ना। ठीक है, R एक अल्काइल ग्रुप है।
दोनों को आयनाइज करते हैं। अगर इसको आयनाइज किया तो क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस मिलेगा, इसमें मिलेगा RS डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये मिल जाएगा। बोलो बच्चों, इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन, इसका नाम है सल्फोनेट आयन। ठीक, अब मुझे कंपेयर करना है दोनों की स्टेबिलिटीज को, ये पहला ये दूसरा है। आप सब सोच के बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है ना? बता सकते हो या मैं बताऊं? सोच के बताओ। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, बाकी लोग क्या कहते हैं? स्टेबल सेकंड से वाला। बना है। कौन कौन सेकंड वाला कह रहा है? रीजन सर बताओ, सेकेंड वाला रीजन बताओ, रीजन। सल्फोनिक एसिड अनस्टेबल होगा तो सल्फोनेट आयन अरे यार, ये तो तुम स्टेबल एसिडिक, होगा। यही तुम डिड्यूस करना चाहते हैं, एसिडिक इसकी ज्यादा है, वहीं से तुम कैसे मतलब डिड्यूस कर सकते हो? जो रेजोनेंस के रूल है ना, उनके हिसाब से बताओ। सर 2 पाई बॉन्ड हैं सल्फोनेट आयन में, इसलिए क्या होगा? वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तुम ऐसे बोलो ना कि ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे सल्फोनेट के ना। बना के देखते हैं एक बार, देखो। CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, रेजोनेंस दिखाओ। अगर हमने रेजोनेंस दिखाया तो ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ भाग जाएगा, क्या देगा मुझे? CH3 C सिंगल बॉन्ड O माइनस और डबल बॉन्ड O, ठीक है। दो स्ट्रक्चर्स मिले, दोनों इक्विवेलेंट हैं। सल्फोनेट का देख लेते हैं, RS डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। मूव कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। उसको यहाँ मूव कराया, इसको ऊपर मूव करा दिया, क्या मिलेगा? RS ऊपर हो जाएगा O माइनस, इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O। अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप में इसको यहाँ मूव कराते हैं, इसको यहाँ मूव करा देते हैं, क्या मिलेगा? RS डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। तो कितने स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं बेटा? यहाँ पे 1 2 और 3 स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। ऊपर कितने मिल रहे हैं? 1 और 2। ऊपर 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, नीचे 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए ज्यादा स्टेबल क्या होगा? सल्फोनेट। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मीटिंग खत्म हो रही, रीज्वाइन करना, ठीक है। These are 2 equivalent structures, है ना, and these are 3 equivalent structures. मैं बोल सकता हूँ सल्फोनेट आयन इज मोर स्टेबल